हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट काइंड ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने किया था वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल को, और आज हम लोग करेंगे नॉन वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल वाला केस। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। लेट हमने एक कंटेनर लिया है यहाँ पर। उस कंटेनर में हमने यहाँ पर एक लिक्विड फिल किया है, प्योर सॉल्वेंट। इस कंटेनर में हमने क्या फिल किया है? प्योर सॉल्वेंट को फिल किया हुआ है। यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट, अभी इस वक्त यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है। इसका वेपर प्रेशर मेज़र किया गया तो वो हमें मिल रहा है कितना? पी नॉट। ठीक है। फिर हमने उसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में ही हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। ध्यान रखिए, हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है और अब हमने वहाँ पर क्या प्रिपेयर किया है? सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट स्टेट है और ये उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन स्टेट है। और फिर यहाँ पर इनका वेपर प्रेशर मेज़र किया गया है तो वो हमें कितना मिला है? पीएस। क्लियर है? तो अब हमें यहाँ पे पी नॉट और पीएस में रिलेशन देखना है। तो ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर जो भी वेपर्स होंगी इस लिक्विड की, उनकी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और जो यहाँ पर वेपर्स होंगे उसकी वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि लिक्विड के सरफेस पे इवेपोरेशन का फिनोमिना होता है। तो जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा उतना वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा उतना वेपर प्रेशर आपको कम मिलता है। तो होता क्या है, पहले इस लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट था। इसके पूरे सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है और ये हमने वोलाटाइल टाइप लिया है। इसका नेचर हमने कैसा लिया हुआ है? वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जिसमें हम इवेपोरेशन कर सकते हो। ठीक है। अब वहीं पर अगर इस लिक्विड को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस लिक्विड में क्या होगा? इस लिक्विड में यहाँ पर जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया होगा तो उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल भी सरफेस पे आए होंगे। उस नॉन वोलाटाइल पार्टिकल के सरफेस भी पार्टिकल भी यहाँ पर सरफेस पे होंगे। तो जो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल होगा उस सरफेस से, सरफेस के उस पार्ट से वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है। तो अब इवेपोरेशन यहाँ पे कहाँ से होगा? जो रीजन बीच में यहाँ पर खाली है सिर्फ वहीं से इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है भाई। तो सिर्फ इतने पार्ट से इवेपोरेशन होगा। अब जरा दोनों को कंपेयर कीजिए। इसमें पूरा सरफेस इन्वॉल्व था फॉर इवेपोरेशन, और यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। दोनों में अगर देखिए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। और सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वेपर्स बनेंगी और यहाँ पे कम वेपर बनेगी। जहाँ पे वेपर ज़्यादा होंगी वहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेपर्स कम होंगी वहाँ पर वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम इन दोनों को अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इनको कंपेयर करने के बाद यहाँ पर इनके वेपर प्रेशर कैसे दिखेंगे? इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ग्रेटर होगा। ठीक है भाई। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो उनके वेपर प्रेशर में ड्रॉप होता है। अब जब वेपर प्रेशर ड्रॉप करता है किसी सोल्यूशन का, जब वेपर प्रेशर किसी सोल्यूशन का ड्रॉप करता है तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड हो जाती हैं। तो उनकी जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड हो जाती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। प्रॉपर्टी देखना है। तो अभी आपने देखा था कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उनके वेपर प्रेशर में ड्रॉप होता है। तो वेपर प्रेशर में ड्रॉप होने की वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को ही बोला जा रहा है यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख ले। ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, राइट डाउन, नोट डाउन कीजिए। ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दे रहा हूँ। ऑल दी प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन number of solute property
number of solute particles relative to the total number of particles present in solution. Such properties are called colligative properties. Such properties are called colligative properties. Such properties are called colligative properties. ठीक है, चलिए अब हम एक बार इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नेम कर लेते हैं. कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RLVP. आगे से हम लोग इसको हमेशा RLVP करके ही प्रोनाउंस करेंगे. सेकेंड होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे EVP. थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसको हम लोग लिखेंगे DFP. एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. इन्हीं को हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है. चलिए, तो हम लोग एक एक करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पिक करते हैं. सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर जो पिक कर रहे हैं वो है हमारा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको समझने के लिए वो वाला डायग्राम हम लोग एक बार वापस से प्रिपेयर करते हैं जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था. प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और इम्प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. फिर हमने इसमें यहाँ पर ये लिक्विड फिल किया है. ये प्योर सॉल्वेंट था हमारा. ये हमारे लिए क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, और इसका जो वेपर प्रेशर हमने मेज़र किया तो वो हमें समथिंग कुछ P0 मिलेगा. फिर हमने उसी लिक्विड में हमने क्या ऐड किया हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करके हमने यहाँ पर क्या प्रिपेयर किया है, सॉल्यूशन. तो आपने जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसका वेपर प्रेशर मेज़र किया गया है तो वो वेपर प्रेशर PS था. और अभी हमने आपको बताया था कि क्या हुआ है, यहाँ पर P0 की वैल्यू जो होती है वो PS से ग्रेटर होती है. तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कितनी लोअरिंग होगी भाई, P0 पहले था, बाद में वो कितना हो गया PS. इतने का चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, अब ये लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में हुई है, विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट. तो हम लोग प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0. ये हमारा क्या आ गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, चलिए अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने हमें इसके बारे में बताया था. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड के इक्विवेलेंट आता है. ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर.
तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये हमारा रिलेशन कैसा दिखेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल अगर हमने स्मॉल एन लिए और सॉल्वेंट के कैपिटल एन, तो हमारे पास यही रिलेशन हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, लाइक दैट। तो ये हमारा क्या हमें मिला है, रिलेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अब इसी रिलेशन को देखिए क्वेश्चंस में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग केस बनेगा। एक केस हो सकता है कि सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर सोल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम लोग रिलेशन को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, यानी पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हमें यही रिलेशन यूज़ करना होगा, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास यहाँ पर जो बन सकता है वो क्या होगा, सोल्यूशन इज डाइल्यूट। सोल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हमारा रिलेशन हमें कैसा दिखेगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा रिलेशन मॉडिफाई होके हमें क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हम लोग रिलेशन को इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास जो यहाँ पर हो सकती है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये डिटरमाइन ही ना करना पड़े कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेटिव लोअरिंग का हमारे पास रिलेशन आया है हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे इस तरह से कि वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दोनों के लिए इक्वली यूज़ किया जाए, यानी हमें एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना रहे, एक यूनिक एक्सप्रेशन हमें मिल जाए। तो इसी यूनिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग एक और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चलिए वो भी नोट कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले उसको डिराइव करके आपको दिखाते हैं। उस मॉडिफिकेशन में देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने प्योर स्टेट जो आपके पास रिलेशन था आप वही सीधे लिख लीजिए। क्या था रिलेशन आपके पास, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ सोल्यूशन, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। दिस सोल्यूशन रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ सोल्यूशन। तो अगर ये दोनों के लिए वैलिड है तो हम लोग इससे जो नया रिलेशन डेराइव करेंगे वो भी दोनों के लिए वैलिड होगा। हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, पूरे रिलेशन को इन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इन दोनों को अलग कर दीजिए, ठीक। तो आपके पास यही रिलेशन यहाँ पर कैसा आएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, क्लियर है। अब इसमें 1 को एक तरफ लेके आइए इस तरफ, तो 1 को हम इधर लेके गए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, ठीक है। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपको सॉल्व होके क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा पी एस, डिनोमिनेटर में आएगा पी नॉट माइनस पी एस, और यहाँ पर आएगा कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। और ये रिलेशन आपको कब आया था, जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन को इन्वर्ट किया था। तो इसको वापस अगर हम इन्वर्ट कर दे तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन रिसीव हो जाएगी। तो ओरिजिनल इक्वेशन वाज पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। और आप यहाँ पर इसको बॉक्स में डाल दीजिए, ये आपका वो रिलेशन है विच इज़ वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ इक्वली वैलिड फॉर बोथ, बोथ मतलब डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ सोल्यूशन।
ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये रिलेशन आप एक नोट कर लीजिए। तो आपको ये सारा कुछ नोट कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पूरा एक बार में विजिबल कर दे रहा हूँ, ये आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने इसको डेराइव करके आपको दिया है, एक ये वाला ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। उसके बाद दूसरा आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो हमने आपके सामने डेराइव की थी, उसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी नोट कर लीजिए, डाइल्यूट के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट के लिए, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं हमेशा क्वेश्चन को ये इस वाले रिलेशन से सॉल्व करना पसंद करता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। क्योंकि इसको यूज़ करते समय हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड था या फिर कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको क्वेश्चंस में यूज़ आएगा, वो है रिलेशन between मोलैलिटी एंड RLVP। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन भी यूज़ करने को आएगा, तो हम लोग इसको यहीं पर डिराइव कर ले रहे हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उस रिलेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सके, हमें कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिखी। RLVP हमारा क्या था, हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मैं तो आगे से हमेशा हर जगह यही यूज़ करने वाला हूँ, ऑल्दो आप यही सेम रिलेशन उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली सेम। तो अब यहाँ से आप इसको कैसा लिख सकते हो, ये स्मॉल एन है मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मॉलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको किसके साथ रिलेट करना था, मोलैलिटी के साथ। जरा मोलैलिटी को देखते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमारा मोलैलिटी का रिलेशन था। तो जरा इसी रिलेशन को यहाँ पर जरा पुट करते हैं। तो ये मोल को हमने स्मॉल एन से रखा हुआ है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने यहाँ पर W से रखा है। अगर ये ग्राम में था तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन अपॉन W, 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्मॉल एन अपॉन W का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना आएगा भाई, स्मॉल एन बाई W कितना आ जाएगा, मोलैलिटी बाई 1000, ठीक है। अब इस रिलेशन को उठाकर आप RLVP के रिलेशन में पुट कर दीजिए। इसको उठाया हमने और RLVP में हमने उठा के पुट कर दिया, तो हमारा रिलेशन ऊपर आ जाएगा, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई W को हम क्या लिख सकते हैं, M बाई 1000, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल M, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 बाई कैपिटल M टाइम्स P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस। तो ये जो हमें रिलेशन अभी मिला है, दिस इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे आप कैपिटल M देख ही रहे हो क्या है, व्हाट इज कैपिटल M, कैपिटल M के बारे में भी लिख लीजिए, नहीं तो आप हो सकता है भूल जाए। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आपने सॉल्वेंट यूज किया है उसका ये मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसमें जितने भी मैथमेटिकल रिलेशंस वगैरह यूज होने वाले हैं उन सबको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP। इस मेथड का नाम है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। तो ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड शुरू करने से पहले हम इसका जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन था वो हम रेडी कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पहले इसका डायग्राम वगैरह रेडी कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर अलग अलग बल्ब लिए गए थे। जैसे एक बल्ब ये था, ठीक है, और दूसरा बल्ब यहाँ पर लिया गया था इसका सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरी चीज़ यहाँ पर ली गई थी यू ट्यूब, चल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको वापस आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए एक पाइप डाला गया था जिससे आप यहाँ पर एयर पास करते हो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया था। इन सब को इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है आपस में। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब को इसी तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया गया था और लास्ट में इसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये इस तरह से डिफरेंट यहाँ पर एक ट्यूब है और फिर यहाँ से इसको भी इधर अलग से निकाला गया था। ये आपकी यहाँ से ड्राई एयर मिलेगी। यहाँ से आपने ड्राई एयर डाला। ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो मैंने ये ऑरेंज से आपको दिखाया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये जो हमने यूट्यूब लिया है, इस यूट्यूब में यहाँ पर हमने क्या फिल किया हुआ है, यहाँ पर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये हमने यहाँ से ऐड किया हुआ था, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये एक सेटअप लगा लिया गया। तो ये सेटअप को चलिए अब इसको आगे समझते हैं। तो इसमें देखिए ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में क्या बताया गया, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन बिलो। इट कंसिस्ट ऑफ two set of bulbs. First two set of bulb is solution and second half is solvent, ठीक है। Each set is separately weighed। हर एक का अलग अलग से वेट मेजर कर लिया गया, हर एक का यहाँ पर अलग अलग से वेट मेजर कर लिया गया, ठीक है। बोथ सेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्लियर। अब यहाँ पर हमने फिर उसके बाद ये डिहाइड्रेट, देखिए यहाँ पर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। ऐसा नहीं कि खाली यही है, हमारे पास और भी बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये सब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, इसलिए उन्होंने इसको कैल्शियम क्लोराइड पहले यूज़ किया था, ठीक है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, अ करंट ऑफ प्योर dry air is bubbled through the series of bulbs. The air gets saturated with the vapors in each set. हर एक यहाँ पर देखिए लिक्विड फिल है, ठीक है, और लिक्विड के ऊपर यहाँ पर क्या है, उनकी वाटर वेपर्स हैं। यहाँ पर उनके क्या है, वाटर वेपर्स है। तो द एयर गेट्स सैचुरेटेड विद वेपर्स इन ईच सेट ऑफ बल्ब्स। द एयर टेक्स अप एन अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सोल्यूशन। यहाँ से जो भी एयर यहाँ से मूव करेगी वो यहाँ से उतना ही वेपर प्रेशर लेके जाए, उतनी ही जितना भी यहाँ से वेपर्स लेके जाएगी उतना ही वहाँ पे उसका क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ एयर यहाँ से लेके जाएगी उतना ही यहाँ से क्या होगा,
यहाँ पे जितना वाटर वेपर है वो सब इस एयर के साथ में यहाँ से जाएगा, तो इसके बल्ब के ड्रॉप वेट में जितना ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने ये पास करते हुए गए, हर एक केस में वेपर को सेचुरेट करते हुए लेके यहाँ से वेपर को गए। तो जब यहाँ से यहाँ तक में जाते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा, तो लॉस इन मास ऑफ दी, यहाँ पे इसको लिखते भी जाते हैं, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, उतने का ही तो वहां पे ड्रॉप होगा। और लॉस इन mass of solvent bulb, it is directly proportional to the P naught minus PS, P naught minus PS के इक्विवेलेंट होगा। तो टोटल लॉस कितना हुआ है भाई, टोटल लॉस कितना होगा, टोटल लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पी एस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, टोटल लॉस आ जा रहा है पी नॉट के। क्लियर है भाई यहाँ से। अब यहां से जितना भी आपका लॉस होने जा रहा है, टोटल लॉस इन मास ऑफ द बोथ सेट ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू दी गेन इन मास ऑफ यू ट्यूब। जो भी वहां पर यहाँ से जितना भी वेपर्स जाएगा, यहाँ से जितनी भी वेपर्स जाएंगी वो सब क्या होंगी, यहाँ पर ये सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इनके मास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से जितनी भी वेपर जाएगी उतना यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उतने का ही वहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वो यही बता रहा है, तो टोटल लॉस इन मास ऑफ बोथ सेट ऑफ बल्ब, टोटल लॉस इन mass of both set of bulbs is equal to is equals to gain in mass of गार ट्यूब। इनको हम लोग गार ट्यूब बोलते हैं, जो हमने यू ट्यूब लिया हुआ था उनको हमने गार ट्यूब बोला हुआ है। ठीक है, तो ये सारा किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट है, ये सब क्या है, ये ऊपर वाला है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा, टोटल लॉस इन बोथ, टोटल लॉस इन बोथ। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सब किसके बराबर होता है, ये सब बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो भी वहाँ पर ऐड किया गया था। और ये मोल फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, ये मोल फ्रैक्शन हमारा होता है, इस मोल फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनली रिलेशन दिख रहा है वो ये होगा। तो ये क्या किया गया, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। ठीक है, तो ये सारा हमारा अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा था ये सब हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। क्लियर है चीज। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। सिंपल सा एक लाइन में लिखा है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट या टोटल लॉस इन बोथ। और जो टोटल लॉस इन बोथ होता है एक्चुअली ये आपका क्या है, टोटल लॉस इन बोथ जो था वो गेन इन मास ऑफ गार ट्यूब था। तो आप इसी रिलेशन को चाहो तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो नीचे है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे गेन इन मास ऑफ यू ट्यूब और गार ट्यूब। ठीक है, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो डेटा आपको इस तरह से भी दे कि गेन इन मास ऑफ गार ट्यूब इज समथिंग, तो वो आपको क्या दिया हुआ है, वो पी नॉट का वैल्यू दिया होगा, उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल पाएंगे यहाँ पर, पी नॉट का वैल्यू। चलिए, इसके बाद हम लोग के पास अब सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग एंटर करते हैं। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है बॉइलिंग पॉइंट, वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द प्लैनेट। जिस प्लैनेट पे आप हैं उस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके इक्वल जब वेपर प्रेशर हो जाता है उस वक्त जो टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm का होता है इन प्लेन्स, तो अगर हम प्लेन्स पर हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होगा। तो अगर आपका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 1 atm होता है तो उस वक्त हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के केस में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेंगे वो लोग, आपको ये डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm, आपको ऐसे बोलेंगे वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस और सेटअप इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर है इसका मतलब उस वक्त वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, इसका मतलब उस वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चाहो तो शॉर्ट में ऐसे लिख भी सकते हो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के केस में वाटर का जो वेपर प्रेशर जिसको हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं वो कितना हो चुका होता है, 1 atm या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐसा कर सकते हैं, बहुत ऐसा करते हैं वो लोग कि आपको डायरेक्टली ना वेपर प्रेशर नहीं देंगे, आपको बोल देंगे कि सेटअप इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अपने आप वहाँ पर एज्यूम करना होगा कि उस वक्त उनका वेपर प्रेशर कितना हो चुका है, 1 atm यानी 760 मिलीमीटर। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट हो रहा है और कैसे एलिवेट कर रहा है। उसके लिए वापस हम लोग अगर ये वाला सेटअप देखते हैं तो जहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट, और उसकी यहाँ पर वेपर्स थी, तो इनका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट। फिर हमने उसी कंटेनर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया और ये हमारा सॉल्यूशन है, और हमने वहाँ पर वेपर प्रेशर मेज़र किया तो वो हमें मिल रहा है PS, और हमें पता है कि P नॉट इज़ ग्रेटर देन PS। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है। देखिए भाई, अगर लिक्विड का इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर जल्दी, वेपर जल्दी बनेगी, वेपर प्रेशर जल्दी आएगा, फास्टली इंक्रीज करेगा, तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। यानी वेपर प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज़ बताऊं, जैसे कि आपको मैंने पेट्रोल का एग्जांपल बताया था कि अगर आप एक ग्लास में पेट्रोल ले लीजिए और थोड़ी देर में देखिए वो 2-4 मिनट के अंदर में गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा भाई, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर बहुत, उसमें इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, वेपर्स बहुत जल्दी क्रिएट होती है, वेपर्स जल्दी क्रिएट होंगी तो वेपर्स जल्दी इक्वल आ जाती हैं किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो बहुत कम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। बॉयल होने का मतलब वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना
शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली एक लाइन याद रखिए कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने एज्यूम किया कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हमने बोला टीबी नॉट, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था उसको हमने नेम दिया है टीबी। अब मुझे बताओ टीबी नॉट और टीबी में कौन ग्रेटर होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी टीबी नॉट इज लेसर देन टीबी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है सॉल्वेंट से सोल्यूशन में, तो उस इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितने का एलिवेशन हुआ है भाई, जो बिगर है उससे लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। दिस डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एज पर राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, किसकी, सोल्यूशन की। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी चीज है। तो अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं के बी, और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा टी बी इज आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और यहाँ पर ये जो हमारा के बी है, दिस के बी इज वॉट, इस के बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस के बी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म होता है, ठीक है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस के बी की भी वैल्यू होती है, वो भी आप लिख लें, क्वेश्चंस में हो सकता है उस पर भी क्वेश्चंस आ जाए क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया हुआ है। के बी इज इक्वल टू होता है एम आर टी बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एच इंटू 1000। ठीक है, वेयर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये एल वी क्या होता है, इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और एम क्या है, एम इज मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और आर तो आपका गैस कांस्टेंट है, उसके बारे में आप जानते हैं। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो भी आप जानते हैं। टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, उसके बारे में भी आपको पता ही है। क्लियर है, तो चलिए, तो ये सारा हो गया। अब आप इस रिलेशन से आप इसको एल वी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एल वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन एम, तो एम इधर डिवाइड कर दो तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, आर टी बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एल वी इंटू 1000। ठीक है, तो ये आप रिलेशंस नोट कर लीजिए, के बी के क्वेश्चंस किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ सकता है। फटाफट नोट कर डालिए पूरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ में ये सारा रिलेशन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
चलिए इसके बाद अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा ग्राफिकली भी शो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या सॉरी इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दो एक्सिस बनाई हुई है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर को। टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, हम लोग केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे जब आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर एक सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बनेगा और एक प्योर सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हमें उन्हीं दोनों के बीच में तो कंपेयर करना है। तो पहले हम सॉल्वेंट के लिए बनाते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा, यहाँ पर होगा कुछ, तो यहाँ से जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, स्टार्ट इंक्रीजिंग, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपेरेटिवली लो होगा। सोल्यूशन वाले को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, समथिंग वो कुछ इधर होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका भी वेपर प्रेशर ऐसे ही इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर। तो और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो किसके इक्वल होगा, 1 atm, यानी द टेम्परेचर एट विच जब वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 1 atm हो जाता है, हमें वो पॉइंट का क्या चाहिए, यहाँ पर उस पॉइंट के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। तो हमने वेपर प्रेशर देख लिया 1 atm जब वेपर प्रेशर था, उस वक्त हम सॉल्वेंट, और इसको आप यहाँ पे चाहो तो नेमिंग भी करके रख लेते हैं तो आसान रहता है पहचानने के लिए। ये सॉल्वेंट था और ये वाला आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि मैंने सॉल्वेंट को ऊपर क्यों लिखा, सॉल्वेंट नीचे क्यों लिखा, सॉल्यूशन को, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। अच्छा, अब ये वो पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये वाले पॉइंट को। यहाँ पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ गया है, यानी इस वक्त जो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस वक्त जो आपको यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा उसी को ही आप क्या बोलते हो, TB0। ठीक है भाई, ऐसे ही जरा इसको भी ध्यान से देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो भी आपका वेपर प्रेशर कितना हो चुका है 1 atm, इस वक्त जो भी टेम्परेचर होगा सोल्यूशन का उसी को ही आप क्या बोलते थे, TB। ठीक है, और इस TB और TB0 के बीच का जो ये गैप है इसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा TB। क्लियर भाई। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। फटाफट नोट कर लीजिए सारा कुछ। जब भी आप इसको अपने फ़ोन लैपटॉप टैब पे देख रहे हैं तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा वीडियो देखने का। आप फटाफट वीडियो देखते रहिए और आपके बाद में अपने आप नोट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए उन स्क्रीनशॉट से। चलिए इसी के बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, DFP। तो इसको भी समझने के लिए पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, लिखते जाइए साथ साथ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये किसकी बात कर रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ उसी सेम लिक्विड के सॉलिड स्टेट के। जैसे अगर वाटर है तो वाटर के केस में हम उसको कैसे बोलेंगे, वाटर लिक्विड और वाटर आइस। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज known as freezing point, is known as
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होगे कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर हो, वेपर सॉलिड में इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो वहां पे वेपर प्रेशर भी बहुत कम होगा। ठीक है, और लिक्विड का वेपर आसानी से वहां पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करते जाना पड़ेगा। तब तक कम करते रहेंगे जब तक कि लिक्विड और सॉलिड दोनों के वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल ना आ जाए। तो वाटर के केस में ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है और जो उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है, वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है, और उस वक्त जो टेम्परेचर होता है उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये टेम्परेचर कम करने पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट के। वेपर प्रेशर जितना कम होता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता जाएगा। अब चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देखते हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पर कंपेयर किया था। सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों के लिए देखेंगे हम लोग, सॉल्वेंट्स के लिए भी देखेंगे और सॉल्यूशंस के लिए भी देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और यहाँ पर हमने प्योर सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, सॉल्वेंट्स के बारे में हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम P0 लेते हैं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम PS लेते हैं। लेट इसका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको हमने नेम दिया है TF0, और जो आपका सॉल्यूशन है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हमने नेम दिया हुआ है TF। अभी यहाँ पे आप जानते हैं कि P0 ग्रेटर देन PS है और वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि जो TF0 है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन TF। यानी यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, लोवरिंग हुई है। उसी लोवरिंग को यहाँ पर बोला जा रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कितने का डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा भाई, यहाँ पे डिप्रेशन का पहले TF0 था, ये पहले यहाँ पर ये TF0 था, बाद में ये कितना हो गया डिक्रीज होके TF, तो इसमें चेंज कितने का आएगा। इस डिप्रेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF से। ठीक है, अब इसी को हमने राउल्ट्स लॉ से देखा, तो यही हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिलता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, द कांस्टेंट इज KF, और ये मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन हमें मिलेगा यही हम यूज़ करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो हमें कांस्टेंट मिला है ये कांस्टेंट भी स्पेसिफिक होगा, ये भी एक थर्मोडायनेमिक टर्म्स होता है KF को हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी मैथमेटिकली रिलेशन लिख लीजिए। KF क्या होता है हमारा, KF इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं MR TF0 स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा HF इंटू 1000। ठीक है, ये भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का रिलेशन हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने पास। अब हमें पता है कि जो डेल्टा HF है
वो किसके बराबर होता है, m इंटू एल एफ के। यहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या है, हीट ऑफ चेंज इन हीट ऑफ फ्यूज़न, और एल एफ क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और m क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोग इसी रिलेशन को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के टर्म्स में भी लिख सकते थे, कैसा, आर टी एफ नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 times LF. This LF is known as latent heat of fusion. ये दोनों रिलेशंस को आप अपने पास नोट कर लीजिए, किसी पर भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बना लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं आपके स्क्रीन पे इसको पूरा विजिबल करा देता हूँ, डेल्टा टी एफ को ही जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग वही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर टी, वही रिलेशन यूज़ करेंगे। चलिए अब इसी चीज़ को ग्राफिकली भी देखते हैं, ग्राफिकली कैसा दिखता है ये। ग्राफिकली अगेन हमने बनाया इसको, यहाँ पर हमने किसको लिया है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर को लिया है केल्विन में, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर को लिया है, वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन सब की फिजिकल स्टेट तीनों यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सॉल्वेंट भी सॉलिडिफाई होगा और सोल्यूशन भी सॉलिडिफाई होगा। तो हमें यहाँ पे 3 ग्राफ बनाने होंगे। पहला एक सॉल्वेंट का ग्राफ तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, बिल्कुल हमें वही वाला ग्राफ बनाना है। सॉल्वेंट का ग्राफ हमारा कैसा आने वाला है, सॉल्वेंट लाइक हमने यहाँ से शुरू किया, तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन का ग्राफ उसके नीचे होगा, वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन का मैंने बना दिया है, और ये सॉल्वेंट का। हमें पता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है। अब हम यहीं पर सॉलिड का भी ग्राफ बना रहे हैं, तो आप इसको अगर यहाँ पर एक सॉलिड का भी ग्राफ बनाओगे, तो सॉलिड जब ये बनेगा तो आपको क्या करना है, ये सॉलिड जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड किस में कन्वर्ट होने जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो आपको इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करते जाना है, कम करते चले जाइए, ये कुछ ऐसा आएगा। ऐसे यहाँ से आप सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर कम करते जाएंगे। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये उनके फ्रीजिंग पॉइंट को शो कर रहा है, फ्रीजन यानी सॉलिड वाले पार्ट को शो कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये सॉलिड को शो कर रहा था। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसमें से ऊपर वाला ये सॉल्वेंट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है, और ये उनका फ्रोज़न पार्ट है जिसको हम लोग आइस बोलते हैं, फ्रोज़न पार्ट, ये हमारा फ्रोज़न पार्ट है। ठीक है, अब इस ग्राफ में हमें क्या बताया गया था, द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो जरा सॉल्वेंट के लिए देखिए, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर देखिए इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो भी आपका टेम्परेचर मिलेगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी एफ नॉट बोल रहे थे। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया है। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर मिलेगा उसको हमने बोला है टी एफ, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसी को हमने बोला था डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ से किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ग्रेटर रहता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, ये हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था। अच्छे से नोट करिए इन सारे एग्जांपल्स को।
फटाफट नोट कर लीजिए इस ग्राफ को भी। आई थिंक नोट हो गया होगा सबका। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालिए, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले को समझने के लिए पहले इसमें कुछ हमें एडिशनल टर्म भी होते हैं जिनको हमें सीखना होता है। तो उन एडिशनल टर्म्स के बारे में भी आप पहले जान लीजिए, फिर उसके साथ में ही हम लोग आपको बाकी सारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले अच्छे से एक बार वो सारे टर्म हमारे दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए कि वो टर्म मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो सारे टर्म एक बार जैसे ही आपको क्लियर हो गया, फिर तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, फिर तो आप फटाफट लिख सकते हैं। चलिए, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में पहला एक जो टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको आप पहले जानिए। द टर्म इज नोन एज एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है, ये एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे तरह के फिल्टर पेपर हो सकते हैं। हम लोग कई तरह के सेमी एसपीएम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल एसपीएम के आप एग्जांपल दे सकते हैं वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। आपने देखा है वो एग्स को आप अगर बॉईल करें तो एग शेल और एग के बीच में एक वाइट कलर का बहुत फाइन सा मेम्ब्रेन रहता है। आप जब भी अगर आपने एग बॉईल करके कभी भी इसको वहाँ से रख किया होगा तो आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन दिखती थी। वो क्या है? वो एक एनिमल टाइप की मेम्ब्रेन है, नेचुरल मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन हम लोग बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो आजकल हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉपर क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6। चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है ये। तो ये हम लोग पास कई हमारे पास है, नेचुरल भी हो सकती है, ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। तो हमारे पास नेचुरल एसपीएम भी हो सकती है और आर्टिफिशियल एसपीएम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल एसपीएम का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि नेचुरल एसपीएम का एग्जांपल आपके पास क्या है? नेचुरल एसपीएम का एग्जांपल है आपके पास वही जो एक्सेल में मैंने बताया, वेजिटेबल्स में होता है। आप ऊपर वाला स्किन वहाँ से पील ऑफ करें तो आपको पीएम के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें इसमें जानना है वो है हमारा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टर्म इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बताने से पहले ऑस्मोसिस के ही सिमिलर एक और फिनोमेना होता है, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। हम उसको भी थोड़ा सा समझते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। डिफ्यूज़न को अगर आपको मैं सिंपल डिफाइन करूँ, डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड और गैसेस। ठीक है, डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के साथ में हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूज़न के लिए हमें एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो डिफ्यूज़न के बारे में मैं कुछ कुछ बस पॉइंट्स यहाँ पर आपको पहले लिखवा देता हूँ, सो दैट आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए नो नीड ऑफ एसपीएम, नो नीड ऑफ एसपीएम। ठीक है, दूसरा होता है ये गैस और लिक्विड दोनों तरह के मिक्सचर में हो सकता है। गैस गैस में डिफ्यूज़ हो सकती है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता।
रिवर्स और स्टॉपिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनको रिवर्स और स्टॉप नहीं किया जा सकता है। इसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स कैन मूव। ठीक है, और डिफ्यूज़न में और इसको हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि डिफ्यूज़न हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। सिंपल, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये सब डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में जान लीजिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को अगर आप आसान से वर्ड्स में बोलेंगे तो ऑस्मोसिस के लिए पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जान लिया। ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ऑस्मोसिस के लिए, इसके लिए एसपीएम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दूसरा, ये सिर्फ लिक्विड्स के साथ में होता है। तीसरा, इसको रिवर्स और स्टॉप किया जा सकता है। इट कैन रिवर्सल एंड स्टॉपिंग इज पॉसिबल। रिवर्सल एंड स्टॉपिंग इट इज पॉसिबल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो होगा इसमें, ये हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस के बारे में होता है। अब ऑस्मोसिस को हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। डेफिनीशन वगैरह इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है इसको समझना कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा एक सेटअप हमने रेडी किया। हमने यहाँ पर इस तरह से एक कंटेनर बनाया हुआ है। ठीक है, और इस कंटेनर को यहाँ पर एसपीएम से सेपरेट किया था, और इस कंटेनर में एसपीएम सेपरेट करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से इसके दो ओपन माउथ ऐसे रखे। ठीक है, अब इसमें हमने लिक्विड फिल किया। यहाँ पर हमने फिल किया है प्योर सॉल्वेंट को। यहाँ पर हमने क्या फिल किया है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और इधर हमने क्या फिल किया हुआ है? इधर हमने फिल किया है सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को फिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा है, अभी हमने दोनों पे वाटर लेवल इक्वल लगा दिया है। दोनों पे वाटर लेवल हम ऑलमोस्ट इक्वल लगा दिया। ठीक है, ये हमारा इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। और ये बीच में हमने डॉट लाइन से बनाया है, दिस इज व्हाट? एसपीएम। इसी को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा? सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉल्वेंट से ग्रेटर होगा। अब इसका वेपर प्रेशर बताइए कितना होगा? इसका वेपर प्रेशर पी नॉट, और इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? पी एस। और हमें पता है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस होता है। हमें ये चीज़ पहले से ही नोन है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस होता है। इसमें किसी को अभी कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप फिर से एक बार मैं बता देता हूँ
कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हम पी नॉट लेते हैं और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहता है, पीएस रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर एसपीएम की प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर इसका ज़्यादा है, पी नॉट का प्रेशर पीएस से ग्रेटर होता है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है, जैसे ही इनको एसपीएम से कनेक्ट करते हैं तो इस सेगमेंट का प्रेशर इस सेगमेंट से ज़्यादा होगा। तो इस हाई प्रेशर की वजह से ये लो प्रेशर वाले सेगमेंट की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझे आप? तो अब आप इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिख लीजिए, जो हमने यहाँ भी समझा है उसी को हम लोग अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल towards solution through a SPM is known as osmosis. The movement of solvent particle towards solution through a SPM is known as osmosis. ठीक है, ये था हमारा ऑस्मोसिस। अब आते हैं हम लोग इसके बाद हमारा जो मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या है वो, क्योंकि उसको लिखने के बाद हमें डायग्राम में उसको शो भी करना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप यहाँ पे चाहो तो बना के इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट the minimum pressure required to just stop osmosis is known as osmotic pressure. ठीक है, the minimum pressure required to just stop osmosis is known as osmotic pressure. ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो हमें प्रेशर किस डायरेक्शन पे लगाना चाहिए, इधर या इधर, सॉल्वेंट साइड और सोल्यूशन साइड। ऑब्वियसली भाई डायरेक्शन जो हम लोग रिटार्डेशन होता है वो एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट साइड पे लगाते हैं, यानी फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगाते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन पे यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। इस डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इसी प्रेशर को ही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब हम लोग ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड के सरफेस में हाइट में क्या होगा, कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, जो उसी इंक्रीज से ही हम लोग यहाँ पे इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम भी प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे तो प्रेशर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। इस प्रेशर को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एच रो जी। एच क्या था, प्रेशर लगाने पे जो सॉल्वेंट साइड या सोल्यूशन साइड पे लिक्विड कॉलम की हाइट में जो चेंज हुआ है, यानी जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, सोल्यूशन साइड में डिक्रीज होगा और सॉल्वेंट साइड पे इंक्रीज होगा, दैट इज योर एच। और रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज ग्रेविटी। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था। और इसी साथ में ही हम वहाँ पे सोल्यूशन में भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के फॉर्म में इसको यहाँ पे देखिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो वाटर वेपर के ऊपर भी लगता है।
तो इसको हम गैसीय स्टेट में भी, गैसीय स्टेट की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गैसीय स्टेट में आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो यहाँ से आप पी निकालोगे तो वो क्या आएगा, एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, तो इस एन अपॉन वी को ही यहाँ पर बोला जा रहा है, दिस एन अपॉन वी इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। और इस प्रेशर को ही यहाँ पे बस पाई लिख दिया जाएगा, और दिस पाई इज नोन एज आवर रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग इसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया। मोस्टली आपको क्वेश्चन सोल्यूशन स्टेट में आएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर इसलिए यूज कर पाए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो वाटर वेपर के ऊपर भी लग रहा होगा, और ये वाटर वेपर के करस्पॉन्डिंग हमने सब कुछ निकाला है। ठीक है, तो ये और ये दोनों रिलेशन सेम होंगे। यहाँ पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमने ये प्रेशर किधर साइड पे लगाया था, सोल्यूशन साइड पे लगाया था, तो यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे। और आर इज अवर गैस कांस्टेंट, हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नोन है। तो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे हम लोग आगे का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भाई, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ और भी चीज़ें आती है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि इसमें हम इसको केस वाइज स्टडी करें, अगर केस ए मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन, अगर दो सोल्यूशन है उनको मिक्स किया जाए और वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर देखना हो, तो वो सिंपली क्या होगा, वो सिंपली वहाँ पर आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप वहाँ पर अप्लाई करोगे उसका नेट कॉन्सेंट्रेशन। नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ से आप क्या करोगे, नेट कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फिर पाई इज इक्वल टू आप CRT अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, पाई इज इक्वल टू CRT आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू व्हाट, पाई 1 प्लस पाई 2, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होके वही आने वाला है। क्लियर है, तो ये मिक्सचर के केस में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद इसमें केस एक भी ये होता है कि लेट टू मिक्सचर आपने लिए हैं A एंड B। ठीक है, अब इस मिक्सचर में तीन तरह की, इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती है। एक केस तो ये होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B। अगर ये कंडीशन होती है तो हम ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो अगर आपसे कभी बोला गया है कि टू सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक, इसका सीधा सा मतलब है कि उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी में ही दूसरा टर्म क्या आता है कि लेट पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, यहाँ से एक कंक्लूजन मिलेगा कि जो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर था वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, तो हमारे पास इस तरह से दो सोल्यूशन मिल जाएंगे, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर है, तो ये सब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। इंटरेस्टिंग था बहुत, इसमें ऑस्मोसिस का फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। अगर आप देखिए, आपने रेजिन्स लीजिए और रेजिन्स को शुगर सोल्यूशन में डाल दीजिए, देखिएगा वो स्वेल हो जाता है, वो क्यों हुआ, वाया ऑस्मोसिस। ठीक है, ग्रेप्स को डाल दीजिए शुगर सोल्यूशन में तो वो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। पीकल्स को हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या करता है, वो श्रिंक कर जाता है। ये सब क्या है, ये ऑल दीज थिंग्स आर ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। प्लांट्स जब हम लोग सीड्स डालते हैं, सीड्स कैसे ग्रो करते हैं, वाया ऑस्मोसिस।
उनको जो भी वाटर सप्लाई या भी फूड इंग्रेडिएंट जो भी मिलता है जो सॉइल से वो लोग लेते हैं वाटर वगैरह, वो वाया ऑस्मोसिस लेते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारे आसपास हर जगह है। हमारे ब्लड में, हम लोग ब्लड को वाटर में डालते हैं तो वो ब्लड क्या होता है, बस्ट कर जाता है। वो कैसे हो, ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। चलिए अभी इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। एक और ऑस्मोसिस से रिलेटेड फिनोमिना है, वैसे इसका मैथमेटिकली कोई रूल नहीं है बट ये टर्म आपको पता होना चाहिए। द टर्म इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। RO, इस वर्ड से तो आप सभी लोग अवेयर होंगे। RO आप सब अपने घरों में यूज करते हैं एज ए वाटर प्योरीफायर। तो वाटर प्योरीफायर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल फिनोमिना है। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या किया था, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। जरा एक बार डायग्राम हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक हमने वापस से पूरा सेटअप फिर से बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट था और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ था, ठीक है। अपने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, ऑस्मोटिक प्रेशर आप इधर लगाते थे पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, टू जस्ट स्टॉप, यानी जितना ऑस्मोसिस हो रहा है उतना ही इक्विवेलेंट हमें वहां पे प्रेशर अप्लाई करना था, सो दैट वो ऑस्मोसिस जस्ट स्टॉप हो जाए। यानी जो लिक्विड पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ पे उनका इधर से इधर में कोई मूवमेंट ना हो, उस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर को हम लोग बोल रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ वी अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा भाई, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर तो इस एसपीएम के थ्रू इस सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो यहाँ से निकल के प्योर सॉल्वेंट के कंटेनर में जाने लग जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितना सॉल्यूट होगा वो इसी कंटेनर में रहेगा और जितना भी सॉल्वेंट पार्ट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं क्या, उसमें वाटर प्योरिफिकेशन। आप एक दो कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर एसपीएम यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्योर वाटर लेते हैं और यहाँ पे हमने इम्प्योर वाटर लिया हुआ है। तो इम्प्योर वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूट है वो इस कंटेनर में रहेगी, और जो उसके अंदर वाटर है वो यहाँ से मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, इस प्योर कंटेनर में, जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पर एज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग हमारा ड्रिंकिंग वाटर हमें मिल जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इफ यू अप्लाई प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, तो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैन टॉप फैक्टर पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई।